हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। बढ़िया लगा जिसमें शिवाजी के बारे में अपन ने देख लिया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पहली विजय कौन सी थी। फिर उसके बाद अपन उनकी विजय के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने सारे देख लिए। फिर कर्नाटक वाला उनका अभियान देख लिया था। उसके बाद जो दो जनों के जो विचार थे अपन ने वो भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज बात करेंगे अपन इनके प्रशासन के बारे में। जो शिवाजी थे उनका प्रशासन किस तरह से हो रहा था। जैसे 4 पॉइंट्स आएंगे। पहले शिवाजी का प्रशासन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज थी। जो छत्रपति था वो कैसा था, किस प्रकार से छत्रपति को होना चाहिए। और जो इनके पास क्या था कि अष्टप्रधान थे। शिवाजी के पास थे अष्टप्रधान। याद करने की ट्रिक है इसकी, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है। एक तो था अष्टप्रधान और एक आता है अष्टदिग्गज। ये शुद्ध नोट करवा के करवाऊंगा मैं कि जो अष्टप्रधान थे वो तो थे शिवाजी के पास में। अब देखो उससे याद कैसे कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगा। प्रधान शिवाजी, शिवाजी कैसे प्रधान है तो शिवाजी के प्रधान, अष्टप्रधान शिवाजी के काल में। तो सवाल बन जाता है कि अष्टप्रधान किसके काल में हुए थे? शिवाजी के काल में। अष्टदिग्गज की बात करो, अष्टदिग्गज रखे थे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय सतीप्रदा वाले। तो इसके बाद में अपन इनके बारे में देखेंगे, इनके प्रशासन के बारे में। इनके बाद में अष्टदिग्गज, जो 8 अष्टदिग्गज थे उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेना की। ये किस प्रकार की सेना रखते थे, कैसे उनको वेतन देते थे, वेतन क्या नगद दिया जाता था या कोई अलग सामान वस्तु देके दिया जाता था। और तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि इनका जो राजस्व व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था कि किस प्रकार से कर इकट्ठा करते थे, भूमि का मापन किस तरह करते थे, मतलब भूमि का मापन किससे करते थे, भूमि का मापन करते थे और किस चीज से भूमि का मापन करते थे, तो उसके बारे में देखेंगे। और चौथा पॉइंट है न्याय व्यवस्था। इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट करेंगे शिवाजी का प्रशासन। फिर इसके बाद में ना ये सेकंड पार्ट और इसके बाद थर्ड पार्ट हो आएगा। थर्ड पार्ट में क्या होगा, जिसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। किनके जो शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी हुए थे, सांबाजी और राजा राम सेकंड, राजा राम सेकंड, अलग अलग आएंगे, बात करते हैं। उसके लिए ना एक लेक्चर हो रहेगा, उसके लिए एक लेक्चर हो रहेगा, पार्ट 3 में पूरा कर देंगे। तो पहला करते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में। तो सब स्टार्ट हो चुके होंगे, रेडी होंगे वीडियो के लिए। तो अपन बात करें जो प्रशासन था, प्रशासन का शीर्ष कौन होता था? छत्रपति। तो पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कि प्रशासन में शीर्ष पर छत्रपति होता था। लिखते चलिए, प्रशासन में शीर्ष पर छत्रपति होता था। आए वो छत्रपति हो गया। आपके हिसाब से जो छत्रपति होगा वो किस तरह से होगा? निरंकुश होना चाहिए। आप सोचो, थोड़े दिमाग लगाओ, छत्रपति किस तरह से होगा? निरंकुश होगा एक तो। सही बात है। और दूसरा अपन देखते हैं कि भाई छत्रपति टॉप की पोस्ट पे बैठा है तो ना मतलब कानून भी खुद बनाएगा, यानी कि अंतिम कानून निर्माता बोल सकते हैं। सही बात है। न्यायाधीश भी बोल देंगे, क्योंकि अंतिम कानून निर्माता भी न्यायाधीश भी खुद ही होगा। छत्रपति सबसे ऊंची पोस्ट है। देखते हैं, आओ 2-3 ऐसा 4-5 आप लिख लेना अपने नोटबुक में, कोई दिक्कत ना है। अपन देखते हैं छत्रपति। छत्रपति एक तो अपन ने देखा निरंकुश शासक होना चाहिए। एक देखा अपन ने अंतिम कानून निर्माता, भाई छत्रपति तो बनेगा ही। अंतिम कानून निर्माता। एक अपन बोल सकते हैं न्यायाधीश। जैसे आपको याद है ना, 4-5 पॉइंट लगा के लिख लेना, बढ़िया लगता है। अब छत्रपति के बारे में हो चुकी बात। अब एक पॉइंट आता है, ये अष्टप्रधान रखते थे। इनके पास अष्टप्रधान था। आप बोलेंगे अष्टप्रधान क्या बीमारी थी? अष्टप्रधान में क्या होता था कि ये ना शासन को चलाने के लिए, जो शासन था इनका, शासन को चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक संस्था होती थी कि जिसका काम होता था राजा को सुझाव देना। 8 मंत्रियों की एक संस्था होती थी जिसका काम था राजा को सुझाव देना। और जो ये मंत्री थे 8 मंत्री, ये अपने अपने क्षेत्र में मतलब श्रेष्ठ थे। अपने अपने क्षेत्र में सब बेस्ट थे अपने अपने क्षेत्र में। जैसे अपन बात करते हैं अपने बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे क्या है? मंत्री परिषद है। जैसे लोकसभा में क्या होता है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री अपने नीचे क्या? मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद में ना अलग अलग मंत्रियों के पास में अलग अलग काम है कि जैसे कृषि मंत्री कृषि को संभालेगा, परिवहन मंत्री परिवहन को संभालेगा, कपड़ा मंत्री कपड़े वाले को संभालेगा। इसी तरह विदेश मंत्री विदेश से संबंधित जितने भी काम होंगे उसको संभालेगा।
गृह मंत्री गृह से संबंधित जितने भी काम होंगे उसको संभालेगा, जितने भी दैनिक विवरण में जो काम चलते हैं वो उसको संभालेगा। ऐसे अलग अलग जनों के पास में अलग अलग पोस्ट थी। तो वो इस कॉन्सेप्ट सेम इधर है, वही कॉन्सेप्ट सेम इधर है कि कौन से मंत्री के पास में क्या था। जैसे प्रधानमंत्री है, उसको मान लो कहीं पे कृषि के क्षेत्र में ना उसको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो फिर वो जाएगा कृषि मंत्री के पास में। जो कृषि मंत्री है वो अपने क्षेत्र में क्या है, विशेष है, अपने क्षेत्र में क्या है वो बेस्ट है, वो सब जानता है, मैक्सिमम चीजें जानता है अपने क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री को पता है अब मैं को यहाँ पे लगाऊंगा, तो उस मंत्री से क्या लेगा, परामर्श लेगा कि हाँ भाई ये सही लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्लांट लगाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्या चीज यहाँ पे लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या मेरे को प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या लॉस में जाऊंगा। तो ऐसी चीजें बातों को ध्यान रखते हैं, ध्यान रख के काम किया जाता है। तो ये हो गया। तो ये मतलब जो मंत्री है वो छत्रपति को क्या देगा, परामर्श। जैसे अपने अपने मंत्री है वो क्या है, पीएम को परामर्श देंगे कि हाँ भाई ये काम सही है, ये काम गलत है, यह चीज यहाँ पे लगाओ, ये चीज यहाँ पे नहीं। तो आइए फिर बात करते हैं इसमें अष्टप्रधान के बारे में, और इसमें नोट लगा देंगे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज थे राजा राम मोहन राय। आइए आइए फटाफट, मजा आएगा। अभी तो मजा आना चालू ही काम हुआ है। इसको बस रफ कर देता हूँ, ये पहले अष्टप्रधान के बारे में लिख देते हैं, फिर एक साथ है ना लिख दूंगा 8 के 8 के बारे में। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान कौन थे? शिवाजी के, ये सवाल आ जाता है कि अष्टप्रधान किसके काल में थे, शिवाजी काल में। और अष्टदिग्गज किसके काल में थे, राजा राम मोहन राय के काल में। ओके, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान क्या थी कि ये शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासक नहीं शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 8 मंत्रियों की क्या थी, 8 मंत्रियों की संस्था थी, जिसका काम है ना छत्रपति या राजा को परामर्श देने का काम होता, जिसका काम छत्रपति को परामर्श देने का, तथा जिसका काम छत्रपति को परामर्श देने का था। तो आप फटाफट में इसको नोट करो, मैं देखता हूं फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा। परफेक्ट। अब अपन बात करेंगे कि जो अष्टप्रधान थे वो ना कौन कौन थे, 8 कौन से उनके जो नाम है, वो उनका क्या क्या काम था, उनके बारे में बात करते हैं। पूछ लेता है कभी कभी, आ ही जाते हैं। 10 तक काउंट करता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मजा आ रहा है ना? अभी तो आया ही क्या है, अभी तो और आएगा। अरे रफ नहीं हो रहा आज। अरे सॉरी गाइस, लाइटें चली गई, लाइटें हमारे यहाँ पे लाइटें चली गई, इन्वर्टर ऑन करके आना पड़ेगा, रुको। हाँ तो दोस्तों क्या हुआ, बीच में क्या लाइटें चली गई थी। आज क्या मौसम खराब है ना, बारिश आ रही थी हमारे यहाँ पे, आज शाम से बारिश हो रही है, तो उससे क्या है लाइटें चली गई। तो अभी इन्वर्टर ऑन करके आया मैंने, तो कोई लोड मत लेना, फिर रूटीन टूट जाता है। अब अपन बात करते हैं अष्टप्रधान की। अष्टप्रधान में कौन कौन आता था, एक बार ऊपर लिख देते हैं अष्टप्रधान। पहला आता था अमात्य, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आएगा पेशवा, ये आ गया पेशवा एक, फिर आएगा अमात्य, इसको अमात्य को ना मजमूदार भी बोलते थे, मजमू आधार। दिख रहा है क्या है, एक सेकंड, थोड़े सही है ना, क्या दिक्कत है, ये एक साथ आ जाएंगे एक बार। पहला हो गया पेशवा, दूसरा हो गया अमात्य, तीसरा हो गया पेशवा अमात्य मजमूदार हो ही गया। एक आएगा वासु, वाक्यानवीश और शुकनवीश, वाक्यानवीश और एक आएगा शुकनवीश।
वाक्य नवीश, शुक नवीश। पांचवे में आएगा पेशवा हो गया, अमात्य मजमूदार हो गया, वाक्य नवीश, शुक नवीश। एक आएगा दबीर या सुमंत, विदेश मंत्री, दबीर या सुमंत, सामंत, सुमंत। छठवें में आएगा, ये हो गया दबीर सुमंत। छठवें में आएगा वो आता है ना सेनापति, सर ए तौबत, सर ए तौबत। छठवें में आएगा सर ए नौबत, सर ए नौबत, जिसको अपन सेनापति बोलते हैं। थोड़े हैं नाम, कोई ना याद कर लेना। सातवें में आएगा पेशवा, अमात्य मजमूदार, वाक्य नवीश, शुक नवीश, दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत, सर ए नौबत या सेनापति। और दो बच गए। एक तो आएगा वो पंडित राव, पंडित राव। और एक और है पेशवा, अमात्य मजमूदार हो गया, वाक्य नवीश, शुक नवीश, हाँ शुक नवीश, दबीर या सुमंत, सर ए नौबत, सेनापति, पंडित राव और एक न्यायाधीश। अभी अपन के देखते क्या क्या कार्य थे। जो पेशवा था, पेशवा होता है राजा का प्रधानमंत्री, राजा का प्रधानमंत्री। इसका क्या कार्य था कि जो जितना भी संपूर्ण साम्राज्य है, जो भी संपूर्ण साम्राज्य, उसकी देखभाल करना या देख रेख करना। पेशवा था, पेशवा होता था राजा का प्रधानमंत्री, राजा का पीएम। इसका कार्य था, इसका कार्य क्या था कि संपूर्ण साम्राज्य, ये संपूर्ण राज्य की देखभाल करना या देख रेख करना, संपूर्ण राज्य की देख रेख करना, देख रेख करना। ये तो हो गया पेशवा का काम। एक होता था अमात्य, ये मजमूआदार, ये होता था वित्त मंत्री। जैसे भारत का वित्त मंत्री अमित शाह है ना, नहीं वो तो गृह मंत्री है, निर्मला सीतारमण है भारत की वित्त मंत्री। अमात्य मजमूआदार, ये होता था वित्त मंत्री। अभी क्या फ्लो में निकल गया। अभी क्या इस एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें अमित शाह का भाषण चल रहा था, तो देखने लग गया, तो अमित शाह लग गया, वही ना। अमात्य मजमूदार होता था वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री, वित्त या राजस्व मंत्री। भारत की कौन है भी, निर्मला सीतारमण। वाक्य नवीश, ये होता था कि जो राजा और जो सभा है उसका दैनिक कार्यों का विवरण रखने वाला। वाक्य नवीस, ये था राजा और दैनिक कार्य, राजा और उसका प्रजा थी, उसके दैनिक कार्यों का विवरण रखने वाला। एक सेकेंड, राजा एवं जो दरबार, मतलब जो राजा बैठता था राजा के बारे में, और जो दरबार था उसके जो दैनिक कार्य थे उसके विवरण। राजा एवं दरबार, दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण, के दैनिक कार्यों का विवरण रखने वाला, इसका ये काम था। वाक्य पेशवा हो ही गया, अमात्य हो ही गया, वाक्य नवीस हो गया। अब आता शुक नवीस, ये था राजपत्र का कार्य होता था इसका क्या होता था, राजपत्र है, इसका कार्य होता था राजपत्र। मतलब जो भी राजपत्र संबंधी जो भी कार्य आ रहे हैं वो देखना, सारा पत्र वत्र का सारा संबंधित सीधा शुक नवीस से। दबीर या सुमंत होता था विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। एक था सर ए नौबत, ये जिसको बोलते हैं सेनापति। सेनापति का क्या काम होता है, थोड़ा सोचो आप, सेनापति का क्या काम होगा। सेनापति का काम होता है कि एक तो ना सेना में भर्ती का काम भी ये करता था। और एक और बोल सकते हैं कि संगठन, किस प्रकार से उन्हें संगठन होना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें युद्ध करना है, वो सारा सेनापति निर्धारित करता था। तो आइए इसको लिखते हैं, सर ए नौबत ये होता था। सेनापति तो हो ही गया। सेना, इसका क्या कार्य था, सेना में भर्ती और संगठन, ये इसका कार्य था। एक था पंडित राव, पंडित तो नाम से पता लगा है पंडित है। पंडित का क्या काम होता है, अब उसी समय चलो शिवाजी के समय, पंडित का क्या काम हो रहा था, धार्मिक अनुष्ठान करने का। यज्ञ, सारे यज्ञ हवन जितने भी हो रहे थे सब यही कर रहा था, धार्मिक अनुष्ठान संबंधी जितने भी कार्य थे तो पंडित राव ही करता था।
तो इसका कार्य अपन लिख सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान संबंधित। हाँ, अब न्यायाधीश क्या होगा कि छत्रपति, अपन ने ऊपर लिखा था छत्रपति में कि अंतिम कानून निर्माता और न्यायाधीश। तो छत्रपति के बाद न्यायाधीश कौन था, ये था छत्रपति का मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं इसको। छत्रपति के बाद, छत्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश। अरे यार, अरे इंजरा डाल दी दिखती है। छत्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश। लो जी, ये अपना पूरा मैं देखता हूँ फ्रेम में आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट कर लो, ले लो, या वीडियो को रोक के नोट कर लो, कोई ना। इसमें एक चीज थी, जो पंडित राव और जो न्यायाधीश थे, कभी युद्ध होता था तो पंडित राव और न्यायाधीश ये रुक जाते थे, और बाकी 6 ये सारे के सारे युद्ध करते थे। तो जैसे कोई नहीं है, लिख लो अष्टप्रधान हो गए अपने। अब बात करेंगे बस सेना की। जो शिवाजी थे उनके पास क्या थी, नियमित और स्थायी सेना थी। अब वो क्या है, उनकी जो उनकी सेना में अलग अलग जातियों के सैनिक थे, और इनकी जो सेना थी उसको नगद वेतन दिया जाता था। और इनके घुड़सवार में दो चीजें थी कि उसकी बात करते हैं अभी। मैं मिटान रहा हूं। अब बात करेंगे सेना की, ऊपर से भी भाई रफ हो जा। अब बात करेंगे अपन सेना की। पॉइंट नंबर 2, 4 पॉइंट टारगेट किए थे आज अपन ने। अब पॉइंट नंबर 2 आएगा सेना। सेना में क्या क्या काम हुए। तो शिवाजी के पास अपन लिख सकते हैं नियमित व स्थायी सेना थी, पहला पॉइंट। शिवाजी के पास नियमित व स्थायी सेना थी। शिवाजी के पास नियमित व स्थायी सेना थी। और शिवाजी की जो सेना थी, सेना में विभिन्न जातियों के सैनिक शामिल थे। कभी आप शिवाजी पढ़ोगे ना, अब आपको दिक्कत नहीं है। मतलब इधर पॉइंट वाइज पॉइंट कि ना उनके प्रशासन कैसा था, अब सेना में आ गए, सेना किस तरह से काम कर रही थी वो। अब इसके बाद अपन देखेंगे वित्त से संबंधित किस प्रकार ये टैक्स वैक्स करते थे, टैक्स वैक्स सारा लेना देना सब इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद में न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी। मजा आ रहा है। तो चलो, ये है सेना का थोड़ा सा ऐसे ही बोल लग रहा है बोरिंग टॉपिक है, क्या है यार ये है, छोड़ो। सेना में लग रहा होगा आपको बोरिंग। शिवाजी पास नियमित व स्थायी सेना थी, सेना में विभिन्न जातियों के सैनिक थे। सेना में विभिन्न जातियों के सैनिक थे। सेना को नगद वेतन दिया जाता था, नगद रुपए में। वैसे उस समय जो चलता था उसमें वेतन दिया जाता था। तो सेना को नगद वेतन दिया जाता था। अरे यार, भाई हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गया तो सही कर लेना। सेना को नगद वेतन दिया जाता था। अब एक पॉइंट और, चलो कोई ना, इतना ही काफी है। इसमें 2 चीजें होती थी कि एक तो ना बरगिद, छोड़ो उसको, कोई ना, छोटा सा टॉपिक है। सेना पूरा हो गया, अपन अगली बात करते हैं। नहीं होगा ऐसे पूछ रहा था।
एक तो कहेंगे जो घुड़सवार होते थे, एक तो था बरगिद, एक तो था बरगिर। आपको वैसे बता देता हूँ, एक तो थे इसमें जो घुड़सवार होते थे इनके पास, एक तो था बरगिद और एक का नाम निकल गया दिखता है। बरगिद क्या होते थे कि आपको बता देता हूँ कि जो बरगिद होते थे उनको जो राजा राजा होता था ना, उनको घोड़ा और अस्त्र शस्त्र खुद की तरफ से देता था, वो होते थे बरगिद। और एक का नाम भी याद आ जाएगा, आपको बता देता हूँ, एक का नाम भी याद आ जाएगा, निकल गया। हाँ, एक तो था बरगिद, बरगिर, बरगिर। बरगिर तो कहते हैं जो भी घोड़ा और अस्त्र शस्त्र वो तो राजा से लेते थे। एक था सीलेदार, जिसके पास खुद का घोड़ा और मतलब खुद के जो घोड़े वोड़े होते थे वो खुद के होते थे और अस्त्र शस्त्र भी खुद के होते थे, वो था सीलेदार। बरगिद और सीलेदार, अभी आप नोट कर लेना। अभी अपन बात करेंगे इनके अगला तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। आज इंक ज्यादा डल गई दिखती है, कोई ना। अब बात करेंगे राजस्व प्रशासन के बारे में, थोड़ा बहुत देखते हैं। शिवाजी को जो राजस्व व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी पे आधारित। अभी बोलोगे ये रैयतवाड़ी क्या आ गई। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक लेंगे अपन, जिसमें गवर्नर जनरल वॉइस रॉय ये सारे आएंगे, तो उसमें बात करेंगे अपन। तीन व्यवस्थाएं चलती थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और एक महलवाड़ी। ऐसा करता हूँ, पहले आपको उसको बता देता हूँ, ग्राफ अपने गए डायग्राम मैपिंग करके फिर उसको बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और स्थायी बंदोबस्त आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, जैसे फिर आगे पढ़ेंगे ना तो आपको सीधा क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई पढ़ा तो था, आगे पढ़ने पहले पढ़ा तो था इसको। तो आइए देखते हैं पहले। यहाँ पे है बंगाल, मार्कर है ना अपने पास दूसरा, तो क्या दिक्कत है, उससे डिनोट करते हैं कुछ दूसरा वापिस बनाते हैं। एक बार थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। यहां पे है बंगाल, उस समय यही सी आ चुकी थी, शासन कर रही थी। तो अब क्या होता है कि बंगाल में चालू थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जिसको अपन जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जमींदारी व्यवस्था। और बता देता हूं थोड़ा बहुत क्या होता था। जमींदारी व्यवस्था हो ही गई और इसको चालू करने वाला था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस चालू करने वाला था। अब इसी के बाद में दक्षिण भारत में आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लंबी लंबी चर्चा होगी इन पे, तो टॉपिक समझने वाले हैं। स्थायी बंदोबस्त, अब यहाँ पे नीचे थी दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी। दक्षिण भारत में थी रैयतवाड़ी। इसमें क्या है, इसको देना था मुनरो। एक सेकेंड रुको, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को देने वाला था रीड और मुनरो। रीड और मुनरो, सो बोलते हैं कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो। कैप्टन रीड और मुनरो, सॉरी कैप्टन रीड और मुनरो, ये हो गया पड़ा। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या थी कि पहले ही हुआ स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था थी, उसकी बात करेंगे आगे, क्योंकि बड़ा है, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। छोड़ो, ओके आगे समझाना पड़ेगा, अभी समझाना पड़ेगा, आगे समझा लेंगे। छोड़ो, अभी बात करें रैयतवाड़ी पे, क्योंकि मामला टकरा अपना रैयतवाड़ी पे। रैयतवाड़ी पे क्या होता था कि उस समय ना कोई भी जो पहले देखो रैयतवाड़ी कहाँ चालू हुई, दक्षिण भारत में। तो इस बाद में अपन देखते हैं कि उस समय क्या हुआ कि जैसे कोई भी किसान है, कोई भी फार्मर है, वो किसी भी कोई भी भूमि या कोई भी टुकड़ी को जोतता था या फिर उसको बोता था। तो बोने पर क्या हुआ कि उसी किसान को उसी जमीन का मालिक कहा जाने लगा कि भैया तेरी जमीन है और तू इसका क्या है, मालिक है। अब लेकिन तेरे को एक शर्त है, लेकिन जो इसका जो टैक्स आएगा वो तू हमें समय पर टैक्स देना पड़ेगा। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। समझ में आई कि कोई किसान है, किसी भूमि को है ना जोत रहा है कोई किसान है किसी भूमि को है ना जोत रहा है, और क्या है, अब उसी किसान को उसी भूमि का मालिक कहा जाने लगा। भाई तेरी जमीन है, तू इसको बो रहा है, तू यहाँ पे फसल उगा रहा है, तो ये तेरी भूमि है।
तेरे नाम से। अब तेरे नाम, तू इसका मालिक हो गया, तो अब क्या हुआ कि लेकिन तेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा नियमित समय पर। तो ये थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक आती है महलवाड़ी, एक थी महलवाड़ी, ये इस जगह थी नॉर्थ वेस्ट में, इसके नाम था महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी, वह तीनों को लिख लो ना, क्या दिक्कत है, तीन ही आएगी, आगे भी यही चलेगी। महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या सीन होता है, महलवाड़ी व्यवस्था, इसको करने वाला क्या था, इसका कॉर्नवालिस हो ही गया, रीड मुनरो आ ही गया। एक सेकंड, इस टाइप बंदोबस्त कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी रीड और मुनरो, अरे इसका निकल गया क्या दिमाग से। अरे यार ये तो समस्या हो गई क्या, इस टाइप बंदोबस्त का कॉर्नवालिस था, रैयतवाड़ी का रीड और मुनरो। अरे यार गाइस एक सेकंड, थोड़ा सा महलवाड़ी का निकल गया। एक सेकंड रुको आप, अभी आपको करते हैं इसका इलाज। हॉल्ट और मैकेंजी, लेंजी, हॉल्ट प्लस मैकेंजी, ये निकल गया था, कोई ना, देख लीजिए। इस टाइप बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था, कॉर्नवालिस था, रैयतवाड़ी को बता ही दिया, रीड और मुनरो, और महलवाड़ी का था हॉल्ट और मैकेंजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। मतलब पहला पॉइंट देखा कि जो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था पे आधारित। टॉपिक डालते हैं राजस्व व्यवस्था। पहला पॉइंट आपका क्लियर, राजस्व व्यवस्था। किस प्रकार इनकी राजस्व व्यवस्था थी, थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, क्या करें, कोई ना, आ ही गया यार फिर भी। पहला अपन ने देखा कि शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी, शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। अपन बोल सकते हैं कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी पर आधारित थी, रैयतवाड़ी पर आधारित थी। अब इस प्रकार दूसरा पॉइंट क्या था कि जो वहां पे जो भूमि थी, भूमि को क्या कहते हैं, पैमाइश की जाती थी, कि भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन होता था, उसका अनुमान लगाया जाता था, और उस उत्पादन के अनुमान से किसान के ऊपर टैक्स लगाया जाता था कि हाँ भाई तू इतना टैक्स दे सकता है। लिखते चलो, भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था, उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था। तथा किसान पर टैक्स का निर्धारण किया तथा किसान पर कर का निर्धारित किया जाता था, तथा किसान पर कर का निर्धारण किया जाता था। अब एक बार एक इसमें ना, इसी टॉपिक में राजस्व व्यवस्था में एक जगह और मैपिंग आएगी, मजा आएंगे इसमें। किसान पर कर का निर्धारण किया जाता था। एक अपन बोल सकते हैं जो भूमि की पैमाइश थी, भूमि की पैमाइश वो किस पे की जाती थी, मतलब भूमि की पैमाइश एक तो काठी या जरीब से की जाती थी। भूमि की पैमाइश, ये सवाल बन सकता है, भूमि की पैमाइश काठी या जरीब से की जाती थी। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी पे आधारित थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी। उत्पादन ये हो गया, भूमि की पैमाइश काठ या जरीब, इंपॉर्टेंट है। तो ये
अब तीसरा पॉइंट आता है कि शिवाजी ने क्या है, पहले जो उपज थी भूमि मदद, शिवाजी ने पहले उपज के आधार पर जो कर लगाया, पहले तो इन्होंने लगाया था कि ना हाँ भाई 33% टैक्स लगाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में 40% कर दिया था। तो भूमि की उपज के आधार पर, क्योंकि ये जहां पे रहते थे, जहां पे मराठा साम्राज्य होती है, पहले जो टैक्स लेंगे, टैग जो मैपिंग करेंगे, उसमें आपको बताता हूँ क्या कहती ये क्या चीज चल रही है। भूमि की उपज का, भूमि की उपज का, भूमि की उपज का 33% टैक्स लेते थे, लेकिन बाद में शिवाजी ने इसे 40% कर दिया था, इसे 40% कर दिया था। ला भाई फटाफट नोट करो, मैं देखता हूँ कैमरा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन कि है क्या फ्रेम में जगह। हाँ, एक पॉइंट। अभी जो गांव का जो पैतृक अधिकारी होता था, जो पहले का प्राचीन अधिकारी, गांव का जो पैतृक प्राचीन अधिकारी होता था, वो तो होता था पाटिल, और जिले का होता था देशमुख या देश पांडे। वो भी लिख लो, फिर आगे फिर मैपिंग करते हैं, मजा आएगा। गांव का पैतृक, गांव का पैतृक या नहीं, गांव का प्राचीन पैतृक अधिकारी, गांव का प्राचीन पैतृक अधिकारी, अधिकारी को पाटिल, वह जिले के देश पांडे, देशमुख या देश पांडे का था, या देश पांडे कहा जाता था। अब इसके बारे में आएंगे दो टैक्स के बारे में, चौथ और सरदेशमुखी। अब बात करेंगे चौथ और सरदेशमुखी की। अरे पहले आप फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैपिंग करके आपको बताता हूँ चौथ और सरदेशमुखी क्या था। ये दो प्रकार के कर थे, क्यों लगाए जाते थे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथ तो 1/4 और सरदेशमुखी 1/10। तो अब बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी के बारे में। बस फिर अब इनके उत्तराधिकारी और बचेंगे, जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में उत्तराधिकारी को कंप्लीट कर देंगे। फिर एक वीडियो आएगा पेशवा पे, जो पेशवा भी यहाँ पे खत्म, और फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट अपने थर्ड टॉपिक पे, गवर्नर, ये सारे, उसमें मजा आएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति पे आ जाएंगे। उसके बाद 1-2 पॉइंट और कराऊंगा कि जैसे कोई आरएस का बच्चा देख रहा है क्लास को, तो उसका भी वो टॉपिक क्लियर कवर हो जाए, और थोड़ा सा आपको भी उस तरह से आप चलो कि किस तरह से ना जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में ना, ईआईसी कंपनी किस तरह से नींव रख रही थी, तो उन आरएस वालों में आता है, और मैं उस पॉइंट को कवर करवा दूंगा सबके, जो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो अदर एग्जाम की कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, तो कोई ना। अब बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी। एक टैक्स लगा देते हैं, ब्लू से डालते हैं टैक्स के बारे में, थोड़ा मजा आएगा, अच्छी तरह मैपिंग करते हैं, फिर करें तो जो मार का टपक गया भैया, सवाल छपेगा एग्जाम में, जीडी में कहीं ना कहीं आएगा, ये जीडी में कहीं ना कहीं आएगा। टैक्स 2 देते, एक तो था चौथ, एक था सरदेशमुखी। आप भी अपने नोटबुक में ऐसे बनाना, तो मजा आएगा, अगली बार से नोट्स का रिवीजन करोगे तो। चौथ और एक सरदेशमुखी। अब बोले टैक्स ये क्या चक्कर है, टैक्स तो लगेगा, लेकिन ये जो मराठा साम्राज्य थे, आप देख लो कि ना, ये जो पठारी बाग थे उसमें थे, तो वहां पे आप अभी देखो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि वहां पे क्या होगा, उपजाऊ भूमि कम होगी, पानी के स्रोत कम होंगे, तो वहां पे क्या होगा कि अनाज कम उत्पादन होगा। किसी एक निश्चित भूभाग पर है ना कृषि की जा सकती है, किसी निश्चित भूभाग पर कृषि होगी,
तो फिर ये क्या करे, इन्होंने जुगाड़ लगाया, इन्होंने ये क्या करी कि अपनी ये जो सेना थी वो उन्हीं को क्या करे, अच्छी अच्छी रखने लगे। हाँ, अच्छी से मतलब क्या है कि मतलब हर चीज में कुशल, उनकी जो सेना थी हर चीज में कुशल वैसे रखने लगे। तो और राज्यों को क्या प्रभावित करने लगे। तो अपन बात करते हैं चौथ की। पहले बात करते हैं चौथ की। चौथ में क्या होता था कि चौथ से कैसे टैक्स वसूल करते थे, कि चौथ में क्या होता था कि ये कोई भी राज्य को जीते, मतलब जो विजित राज्य हो गए, जैसे शिवाजी ने कोई से राज्य पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया, और उसमें से टैक्स कैसे लेंगे अब जो उसके अंदर, उस राज्य के अंदर जो उपज होगी, उपज का 1/4 भाग, उपज का 1/4 भाग टैक्स के रूप में आता था चौथ में। चौथ में क्या होता था कि ना विजित राज्यों में, ये दोनों में कंसेप्ट है, ये दोनों में चीज है। सर देशमुखी में अलग चीज आएगी, सर देशमुखी में अलग चीज आएगी। चौथ में क्या था, जो विजित राज्य थे, विजित राज्यों में उपज का, विजित राज्यों में उपज का 1/4% या 1/4 भाग, विजित राज्यों में उपज का 1/4 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। अब बात करें सर देशमुखी की। सर देशमुखी की अभी मैंने आपको बताया कि ना इनकी जो सेना थी कुशल थी। अब इनके पास क्या है कि ना मतलब उपजाऊ भूभाग तो है कम, मतलब है ही नहीं ना, दक्षिण भाग में मुश्किल से मिलते हैं उपजाऊ भूभाग, यानी कि इनके पास कोई कम क्षेत्र होंगे, वहां पे कृषि होगी। लेकिन उनको शासन जो चलाना है, अपनी जनता को भूखा तो नहीं ना रखना है, जनता को भी दाना पानी उपलब्ध कराना है, वो किस तरह से करवाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, अपनी सेना के बलबूते पे जो पड़ोसी राज्य थे, वो पड़ोसी राज्य क्या बोलते कि भैया हम हमारी सेना आपके पास में भेजते हैं, आप अपने हमारी सेना को आप वहां पे रखिए और इसके बदले आप हमें टैक्स दीजिए, इसके बदले आप जो आपका जो उत्पादन है उस पर हमें टैक्स दीजिए। तो अपनी सेना को उधर रख कर, अब कोई भी युद्ध होगा तो सेना उनकी पार्टिसिपेट करेगी, मराठा की और उसको सर देशमुखी मिलता रहेगा। यही था सर देशमुखी में। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए सेना, मैं सीधा वैसे पॉइंट में लिख देता हूँ, पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए जो सेना थी, सेना को भेज देते, और उस जो पड़ोसी राज्य में उपज का, पड़ोसी राज्यों में उपज का 1/10 भाग टैक्स के रूप में देते थे। उपज का 1/10 भाग टैक्स के रूप में देते थे। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हुए। अब इसके क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे, आप सोचो कि पड़ोसी राज्यों के ऊपर टैक्स, मतलब टैक्स लगा रहे बेफालतू सेना का, मतलब इनमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या निकलेंगे कि वो पड़ोसी राज्य क्या होंगे, दुश्मन बनते जाएंगे इनके। अब ये कमी रही है उनके, पानीपत का 3rd वॉर हुआ था, उसमें मराठाओं की हार का सबसे बड़ा कारण था ये कि हर जो पड़ोसी राज्य थे उनका दुश्मन होना, मतलब हर दुश्मन बन जाएगा पड़ोसी राज्य। तो ये अपने देख लिया। राजस्व व्यवस्था फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। अपन अब चलते हैं इनके न्याय व्यवस्था के आधार पर। शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था थी वो पुरानी स्मृतियों पर आधारित थी, जो पुराने चलता रहा था वैसे। अब जैसे ग्राम स्तर पे तो ना न्याय करेगा पाटिल, ग्राम स्तर पे पटेल, सॉरी, ग्राम स्तर पे जो न्याय करेगा वो तो होगा, ग्राम का तो होगा पटेल, और फिर वो न्यायाधीश अपना बैठा ही है। तो अपन लिखते हैं 2-4 पॉइंट है इसमें भी, मैं मिटा रहा हूं। और यहाँ पे ना अपील की जो अंतिम अदालत होती थी वो थी हाजिर मजलिस। अच्छा, मतलब ऐसे सोचो कि अपील अदालत में क्या होना, अदालत में अपन क्या होते हैं, हाजिर होते हैं, अदालत में क्या होते हैं, हाजिर, यानी कि अंतिम अपील किस अदालत में की जा सकती है, हाजिर मजलिस में। हाजिर याद आ गया तो मजलिस कैसे याद आ जाएगा आपको, वैसे ही सारे टॉपर्स हो।
हम अपन बात करेंगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, हाँ जी भैया, चलो आगे चलते हैं। न्याय व्यवस्था, शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था थी वो प्राचीन स्मृतियों पर आधारित थी। 2000 पॉइंट। तो पानी पी लूंगा क्या, रेगुलर बोलने से क्या होता है, गला सूख जाता है ज्यादा। ठंड ज्यादा हो गई आज, बारिश हो गई हमारे यहाँ पे आज। हाँ, जो शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था थी वो प्राचीन स्मृतियों पर आधारित थी। शिवाजी की न्याय व्यवस्था, शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृतियों पर आधारित थी। स्मृतियों पर आधारित थी। हाँ तो भैया पहला पॉइंट देख लें कि शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृतियों पर आधारित थी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करता था। ग्राम स्तरों पर, जो गांव के होता है, ग्राम स्थलों पर या स्तरों, स्तर, ग्राम स्तर पर, ये बढ़िया है। ग्राम स्तरों पर आपराधिक जो मामले होते थे उनकी सुनवाई पाटिल करता था। आपराधिक, आपराधिक, अरे यार, आपराधिक मामलों की सुनवाई, आपराधिक मामलों की सुनवाई पाटिल, पटेल 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 करता था। मेरे को उसका पाटिल याद रह गया है। ग्राम स्तरों पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करता था। पहला पॉइंट, शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृतियों पर आधारित थी। ग्राम स्तरों पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करता। तीसरा पॉइंट, अपील की अंतिम, बोल सकते हैं कि अपन की अपील की अंतिम अदालत, जो अपन अपील करते हैं उसकी अंतिम अदालत, अपील की अंतिम अदालत। कैसे बताया था, अदालत में क्या होता है, अपन हाजिर होते हैं। अंतिम अदालत, क्या अपन क्या होते हैं, हाजिर होते हैं। हाजिर मजलिस, अति महत्वपूर्ण सवाल। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी, ये होती थी, ये हो ही गया। ये भैया अति महत्वपूर्ण सवाल, जितने में लगाओ स्टार ला मार लो। अब एक पॉइंट और है कि मतलब क्या लिखवाए उसको, कि आप समझ जाओ कि ना, जो अंतिम कानून निर्माता छत्रपति बप्पा ने लिख के लिया था, तो कोई इशू नहीं है। तो आज अपना ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। एक इसका पार्ट और एक और पार्ट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, बढ़िया लगा होगा फर्स्ट पार्ट। तो ऐसा करो, इस वीडियो को अच्छी से देखो और इसके बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में इसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में एक पार्ट नंबर 4 में क्या होगा कि ना, इसके बाद में जो अगला टॉपिक था उसको खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, गवर्नर जनरल। अगले जो पार्ट में आएगा, शिवाजी के उत्तराधिकारी शामबाजी, राजा राम सेकेंड, ताराबाई के संरक्षण में एक और था, जो उसका भी नाम आएगा, फटाफट आपको कवर करवा दूंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ना उत्तराधिकारी हो जाएंगे। इससे अगले वाले में पेशवा के बारे में बात कर लेंगे, जितने पेशवा हुए थे, बालाजी राव, सब आएंगे, सब आएंगे। तो मतलब 2 वीडियो 2 क्लास और चाहिए होगी अपने को। ये 2 क्लास में ना पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन लेंगे पॉइंट अपने टॉपिक नंबर, जो अपन ने पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें ना टॉपिक नंबर 3 था, अपना टॉपिक नंबर 3 था। तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे, चालू करेंगे, कंप्लीट क्या है उसको अपन चालू करेंगे। आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखो, क्योंकि ठंड ज्यादा हो चुकी है, वापस बारिश आ चुकी है हमारे यहाँ पे। तो ओके बाय, अब टेक केयर, गुड बाय।